Yes, we are live now. Yes, we are live now, students. आज हम लोग अपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का चैप्टर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, और उसका हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सालों में बहुत बार आया हुआ है। इवन ये लेक्चर ऐसा है जो हर बार आता है और एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। एंड द टॉपिक इज एंटा एसिड। एंटा एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आना ही आना है। ऐसा टॉपिक है जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं उसमें से एक टाइप का हम क्वेश्चन आपको डिस्कस किए देते हैं। डिफाइन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या है, क्लासीफाई देम। उसको क्लासीफाई करना है, यानी पहले आपको डेफिनेशन डिस्कस करनी है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देना है कि एंटा एसिड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कैसे होता है। गिव द रिक्वायरमेंट फॉर एन आइडियल एंटा एसिड। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक एंटा एसिड के लिए आइडियल हैं, ये हम लोगों को देना है। तीन चीजें डिफाइन करनी है। पहले तो एंटा एसिड की डेफिनेशन देनी है, फिर उसका क्लासिफिकेशन देना है, और फिर एक आइडियल एंटा एसिड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं उस चीज को डिस्कस करना है। तो हमारा आंसर है एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में स्टूडेंट समझाएं तो ये सारी डिजीजेस जो है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो होता क्या है कि स्टमक वाले पार्ट में जब भी एसिडिटी बढ़ जाती है, जब भी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है किसी कारण से भी, जब स्टमक वाले पार्ट में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोगों को कुछ सब्सटेंस बाहर से लेने पड़ते हैं। और जो सब्सटेंस स्टमक की एसिडिटी को, जो एक्स्ट्रा या एबनॉर्मल या एक्सेसिव, यानी एक्स्ट्रा जो एसिडिटी बढ़ी हुई है, एसिडिक तो होता है स्टमक, लेकिन जो एक्स्ट्रा एसिडिटी बढ़ी हुई है उसको जो सब्सटेंस उस एसिडिटी को नॉर्मलाइज कर देता है वो सब्सटेंस एंटा एसिड कहलाता है। क्लियर हो गई? एंटा एंटा एसिड कहलाता है। क्लियर? तो द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द और ऑप्टिमाइज द एबनॉर्मल और एक्सेसिव। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल कंडीशन में एसिडिक स्टमक का पीएच एसिडिक होता है या एसिडिक कंडीशन स्टमक में पाई जाती है, लेकिन जो एबनॉर्मल या एक्सेसिव यानी एक्स्ट्रा जो एसिडिटी स्टमक में आ गई है उसको जो सब्सटेंस न्यूट्रलाइज करता है यानी उसको खत्म करता है वो एंटाइसिड कहलाते हैं। और एंटाइसिड कैसे होते हैं? बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एल्कलाइन इन नेचर। तो व्हाट आर एंटाइसिड, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि क्या होता है एंटाइसिड, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द सब्सटेंस कैसे लिखेंगे? द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज, ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं द एबनॉर्मल और एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक इज कॉल्ड एंटाइसिड। ऐसे पदार्थ जो स्टमक की एबनॉर्मल या एक्सेसिव एसिडिटी है, यानी जो ज्यादा एसिडिटी बढ़ गई है किसी कारण, जैसे कि कोई एसिडिक फूड खा लिया है आपने, सिरका खा लिया है, पिकल्स खा लिए हैं, या विनेगर ले लिया है एक्स्ट्रा, मतलब कि सिरका यानी विनेगर ले लिया है, या अचार खा लिए हैं, पिकल्स माने अचार खा लिए हैं, जिस वजह से या फूड में कुछ एसिडिक रहा है आपके, जिस वजह से आपकी स्टमक की एसिडिटी बढ़ गई है। तो अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो इनो वगैरह लेंगे, यानी ऐसा सब्सटेंस लेंगे। इनो वगैरह में स्टूडेंट्स क्या होगा? इनो वगैरह में यही एंटा एसिड होता है, यानी एल्कलाइन नेचर का सब्सटेंस होता है। क्लियर है? जो कि अब समझिए एक चीज और समझिए, इसमें स्टमक में कैसा है,
स्टमक में कैसा कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है, और जो हम लोग एंटी एसिड ले रहे हैं वो एल्कलाइन या बेसिक मैनर का होता है। बेसिक दोनों एक ही शब्द हैं, बेसिक नेचर में होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर एसिड एसिड स्टमक में है और बेस हमने आउटसाइड यानी बाहर से लिया है मेडिसिन के फॉर्म में, तो एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो वाटर तो हमारे बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट से यूरिनेशन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा टाइम टाइम। साल्ट हम लोग खाते ही हैं, यानी साल्ट हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इस तरीके से हम जो पेशेंट होगा वो रिलीफ फील करेगा, किससे, हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी से, जो उसके स्टमक में एसिडिटी हुई है। बात समझ में आ गई? तो फिर से समझते हैं एंटी एसिड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज the abnormal or excessive acidity in stomach is called एंटाएसिड। एंटाएसिड पूछे किस प्रकृति के होते हैं, कैसा उनका नेचर होता है, तो बेसिकली मुख्यतः यानी एल्कलाइन इन नेचर। तो एंटाएसिड का नेचर क्या है, एंटाएसिड्स आर बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर। क्लियर हो गया एंटाएसिड? तो एंटाएसिड क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज, ऐसे पदार्थ जो स्टमक में ज्यादा एसिडिटी हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंटा एसिड कहलाते हैं। और एंटा एसिड किस नेचर के होते हैं, तो एंटा एसिड्स आर एल्कलाइन इन नेचर, बेस होते हैं एंटा एसिड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जितने भी बेसिक कंपाउंड्स हैं बेस वाले, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सारे एंटा एसिड की तरह कंपाउंड काम करते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तो एग्जाम्पल्स में जितने बेस होते हैं, यानी कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, they act as anti-acid, they are alkaline in nature, and they work as antacid। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ वी मूव्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंटाएसिड। तो दो प्रकार से, एक सिस्टेमिक और दूसरा नॉन सिस्टेमिक है। दो भागों में डिवाइड किया गया है एंटाएसिड। पहला तो एक होता है सिस्टेमिक एंटाएसिड और दूसरा नॉन सिस्टेमिक एंटाएसिड। सिस्टेमिक एंटाएसिड यानी वाटर सॉल्युबल एंटाएसिड, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। क्लासिफिकेशन में वाटर सॉल्युबल एंटाएसिड यानी इसी को कहेंगे सिस्टेमिक एंटाएसिड, और इसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और वाटर इनसॉल्युबल यानी नॉन सिस्टेमिक एंटाएसिड। दो भागों में डिवाइड है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटाएसिड। अब NaHCO3 एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी काज करता है, डिजीज काज करता है, दैट इज सिस्टेमिक एल्कोलिसिस। सिस्टेमिक एल्कोलिसिस। तो सिस्टेमिक एल्कोलिसिस, ठीक है। सिस्टेमिक एल्कोलिसिस क्या होता है? एल्कोलिसिस का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहीं हम डिस्कस किए देते हैं व्हाट इज एल्कोलिसिस डिजीज। जब 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 स्टमक में एसिडिटी बढ़ती है तो हम लोग एंटा एसिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट यदि देते हैं, तो ये क्या करता है, स्टमक में थी एसिडिटी, और ये क्या करता है, ये कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है। लेकिन ये इतना ज्यादा बेसिक नेचर में होता है कि एसिडिटी से ये न्यूट्रलाइज ना करके इसको डायरेक्ट किसमें चेंज कर देता है, बेसिक नेचर में कर देता है, यानी स्टमक का नेचर बेसिक कर देता है। फिर से समझें, मैंने कहा कि स्टमक में एसिडिटी बढ़ी थी, हमने एंटा एसिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया,
अब ये क्या करता, इसको करना चाहिए था क्या, एसिडिक नेचर को न्यूट्रल कर देना चाहिए था, ऑप्टिमाइज कर देना चाहिए था, जितना स्टमक का पीएच पहले रहता है उतना करना चाहिए था, लेकिन उतना ना करके ये क्या करता है, इसका उल्टा साइड इफेक्ट दे देता है और ये बेसिक नेचर में स्टमक को कर देता है, यानी एल्कलाइन नेचर में कर देता है। इसीलिए इस डिजीज को, जिसमें क्या होता है, एल्कली, स्टमक में एल्कली बढ़ जाती है, स्टमक में एल्कली का अमाउंट बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्कोलिसिस। और अगर कभी स्टमक में किसी वजह से एसिडिटी बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए तो दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस, एसिडोसिस। तो एसिडोसिस डिजीज क्या है, द इंक्रीज ऑफ एसिडिक कंटेंट इन स्टमक is called acidosis. What is alkalosis? Alkalosis is the increase of alkaline or basic nature in stomach is called alkolysis. तो दो एडिशनल चीजें हम लोगों ने यहाँ पर जानी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? एसिडिटी क्या होती है, सॉरी, एसिडोसिस क्या होती है, स्टमक में एसिडिक कंटेंट बढ़ जाना, एसिडिटी का बढ़ जाना, एसिडिक अमाउंट बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस। और क्यों बढ़ता है, फूड में हम लोग जंक फूड खाते हैं या चाउमीन वगैरह, जो ये पिकल्स वगैरह है यानी अचार है, या विनेगर्स है यानी सिरका वगैरह खाने से ये सारे खट्टे पदार्थ होते हैं और स्टमक की एसिडिटी इससे बढ़ जाती है, तो एसिडोसिस हो सकती है। एल्कोलोसिस का नेचुरली भी हो सकती है और एज ए साइड इफेक्ट बाय सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल, and these are examples of non systemic वाटर इनसॉल्युबल एंटाइसिड, यानी नॉन सिस्टेमिक एंटाइसिड। ये किसके एग्जांपल हैं, नॉन सिस्टेमिक एंटाइसिड के। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड यानी वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो खाली सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडा जो था, वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एग्जांपल्स कौन से हैं नॉन सिस्टेमिक एंटाइसिड के? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? What are the examples of non-systemic antacids or water insoluble antacids? They are examples they are examples are aluminum hydroxide, calcium carbonate, magnesium carbonate, and magnesium trisilicates. It is clear, students? Any doubt? आप यहाँ तक वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव्स टू आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटाइसिड, यानी एक एंटाइसिड के अंदर कौन कौन से आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे एक अच्छे टीचर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाए, टाइमली कॉलेज आए, नोट्स प्रोवाइड करे और बच्चों की क्वेरीज को सुने। तो ये दो तीन पॉइंट्स एक आइडियल टीचर की पॉइंट्स हो गए हैं। क्या? अच्छे से टाइमली क्लास ज्वाइन करे, लेक्चर प्रोवाइड करे, टाइमली नोट्स प्रोवाइड करे, बच्चों से कॉम्बिनेशन रखे, बच्चों की क्वेरीज सुने, सॉल्व करे। ये दो तीन चार जैसे आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ टीचर्स हो गई। वैसे आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटाइसिड की क्या प्रॉपर्टी है? तो आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटाइसिड, इट शुड बी न्यूट्रलाइज। पहला आइडियल काम क्या? जैसे टीचर का आइडियल काम क्या है कि वो पढ़ाने आता है तो वो पढ़ाए, वैसे ही एंटाइसिड का काम क्या था? एसिडिटी को खत्म करना। तो पहला तो ये अपना काम करे, इट शुड बी न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिडिटी, सब एसिडिटी नहीं, पूरा स्टमक की एसिडिटी नहीं, स्टमक तो एसिडिक होता ही है, 3.5 टू 5.5 के आसपास, 3.5 टू 5 के आसपास पीएच होता है। तो इट शुड बी न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिडिटी, जो एक्स्ट्रा एसिडिटी स्टमक में बनी है किसी कारण से, उसको न्यूट्रलाइज करे। पहला आइडियल
प्रॉपर्टी, इट शुड बी स्टेबल, यानी स्टेबल रहे, सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड में, लिक्विड है तो लिक्विड है, हर टेम्परेचर पर वो अपनी स्टेट में रहे। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद डाइजेशन, डाइजेशन के साथ जो हमारा एंटी एसिड हो, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा डाइजेशन के साथ इंटरफेयर ना करे, यानी डाइजेशन हमारा प्रॉपर जैसे चल रहा है उस तरह चले, ठीक है। यानी कम भूख और ज्यादा भूख लगना ना शुरू हो, कि इसको खा ले रहे हैं तो भोजन में फिर भूख नहीं लग रही है या नींद नहीं आ रही है, डाइजेशन से रिलेटेड तो भूख नहीं लग रही है। अगली प्रॉपर्टी है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। सबसे बड़ी बात, सबकी आइडियल प्रॉपर्टी ये होती है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी अगर हम एंटी एसिड एसिडिटी खत्म कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम उसको खाएं और पॉइजन बन जाए और डेथ हो जाए एक्सट्रीम कंडीशन में। तो सारी कोई भी मेडिसिन होगी वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, पहले चेक कर लेना है। ये चेक हो जाती है तभी मार्केट में अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी की शॉप पे। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। नॉन इरिटेंट माने स्टूडेंट्स, नॉन इरिटेंट मीन्स होता है कि ये जलन नहीं करना चाहिए, मतलब कि एंटी एसिड खा रहे हैं उसके बाद फिर जलन ना हो, ठीक है, स्टमक में जलन ना हो, ठीक है। इट शुड बी नॉट काजेस कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि मल जो त्याग, डेफिकेशन प्रोसेस है, यानी मल त्याग अच्छे से होता रहना चाहिए, ठीक है, कब्ज नहीं बननी चाहिए, ठीक है। यानी जो डेफिकेशन प्रोसेस है या जो स्टूल है वो प्रॉपरली बॉडी से जैसे नॉर्मलाइज कंडीशन में बाहर निकलता है उस तरीके से निकलना चाहिए, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए कि एसिडिटी तो ठीक हो गई लेकिन फिर जो है लैट्रिन करने में यानी डेफिकेशन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है पेशेंट को, इरेगुलर डेफिकेशन प्रोसेस हो रहा है या टाइम टेकिंग डेफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी मल त्याग करने में समय बहुत लग रहा है। इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, जो भी एंटी एसिड है वो सस्ता होना चाहिए, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह फार्मेसी की शॉप पे प्रॉपरली मिल जाना चाहिए। ये तभी तो ये आइडियल प्रॉपर्टी, अगर इसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, अगर पेशेंट को लाइन लगाना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करके फॉर्म्स भर के अगर कोई चीज मिलेगी तो फिर वो क्या होगा, आइडियल चीज नहीं होगी, उसमें पेशेंट को हार्म ज्यादा हो सकता है, इसमें टाइम लगेगा जिससे पेशेंट को जो है प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं पेशेंट की। तो यहाँ तक हम लोगों ने आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एसिड्स आज डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर वो इसी के कंपाउंड्स, जैसे कि अलग अलग कंपाउंड हैं, एल्युमिनियम फास्फेट जेल है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सारे कंपाउंड्स का हम लोग ब्रीफ में मोनोग्राफ पढ़ेंगे या कंपाउंड को ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इफ एनी क्वेरी काइंडली ask on comment box or call to me। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको ईआरपी पर दिए जा रहे हैं वो सबमिट कर दीजिए, ताकि आपको आगे मार्क्स देने में, जो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस।